सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने 3 हिस्सों को पूरी जिम्मेदारी और एकदम शानदार तरीके से पूरा किया। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे हिस्से पे, जो कि इस बुक का लास्ट हिस्सा है, जिसमें आप सीखोगे लीडर कैसे बने, लोगों को बिना अपमानित किए या कटुता जगाएं कैसे बदलें। अगर आपको गलती निकालनी है तो यह करें। शुरू करने का तरीका। मेरा एक दोस्त कैल्विन कुलीज के समय एक सप्ताहांत में व्हाइट हाउस में मेहमान था। प्रेसिडेंट के प्राइवेट ऑफिस में जाते समय उसने कुलीज को एक प्राइवेट सेक्रेटरी को कहते हुए सुना, तुमने काफी सुंदर ड्रेस पहन रखी है और आज तुम काफी आकर्षक लग रही हो। तब शायद सबसे भावुक तारीफ होगी जो शांत कैल्विन ने किसी सेक्रेटरी की कभी की होगी। यह इतना अचानक था, आशा के इतने परे था कि सेक्रेटरी असमंजस में लाल हो गई। तब कुलीज ने कहा, अब इसी में मत अटकी रहो, मैंने यह सिर्फ तुम्हें अच्छा महसूस करने के लिए कहा। आगे से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने उच्चारण के बारे में ज़्यादा सावधान रहो। उनका तरीका शायद बहुत ज़्यादा स्पष्ट था, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान काफ़ी अच्छा था। अपने बारे में थोड़ी सी प्रशंसा सुनने के बाद अपने बारे में कड़वा सुनना आसान हो जाता है। एक हजाम दाढ़ी बनाने से पहले झाग लगाता है, और ठीक यही काम मैकनेले ने 1896 में किया, जब वे प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उस समय के रिपब्लिकन्स में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एक इंसान ने कैंपेन के लिए एक भाषण लिखा था, जो उनके हिसाब से सिसेरो, पैट्रिक हेनरी और डेनियल वेस्टर को मिलाकर लिखने से सिर्फ थोड़ा बेहतर था। बहुत खुशी के साथ उस इंसान ने वह अमर भाषण मैकिनेले के सामने पढ़ा। इस भाषण में कुछ अच्छे बिंदु थे, पर यह काफी नहीं था। इससे आलोचना का तूफान उठ सकता था। मैकिनले उस इंसान की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे उस इंसान का जोश नहीं खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें न भी नहीं कहना था। देखिए कितनी कुशलता से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्हें न भी कहना था। देखिए कितनी कुशलता से उन्होंने ऐसा किया। मेरे दोस्त, यह एक श्रेष्ठ भाषण है, उत्तम भाषण है, मैकिनले ने कहा। इससे अच्छा भाषण कोई नहीं लिख सकता। कई अवसरों पर यह भाषण शायद सही सिद्ध होता, पर क्या यह इस अवसर के लिए सही है? आपके हिसाब से यह अच्छा और प्रभावी है, पर मैं इसका प्रभाव पार्टी के नज़रिए से देखना चाहूँगा। अब आप घर जाइए और मेरे निर्देश के हिसाब से एक भाषण लिखिए और मुझे एक प्रति भेज दीजिए। उसने ऐसा ही किया। मैकिनले ने नीली पेंसिल से निशान लगाए और उसे दोबारा भाषण लिखने में मदद की, और वह कैंपेन का एक प्रभावशाली वक्ता बन गया। यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध पत्र है जो अब्राहम लिंकन ने लिखा था। उनका सबसे प्रसिद्ध भाषण मिसेज बिक्सबाई को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने उनके युद्ध में 5 बेटों की शहादत पर लिखा था। लिंकन ने शायद यह पत्र 5 मिनट में लिखा होगा, पर यह एक पब्लिक नीलामी में 1926 में $2000 में बिका, और वह उस पैसे से ज़्यादा था जो लिंकन अपने 50 साल के काम में बचा पाए थे। यह पत्र 26 अप्रैल 1863 में सिविल वार के सबसे बुरे दिनों में जनरल जोसेफ हुकर को लिखा गया था। 18 महीनों तक जनरल यूनियन आर्मी का एक के बाद दूसरी हार में नेतृत्व कर रहे थे। यह बेकार और बेवकूफ़ी भरा इंसानी हत्या से ज़्यादा कुछ नहीं था। पूरा देश अस्वस्थ था। हजारों सैनिक आर्मी छोड़ चुके थे और सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने भी विद्रोह कर लिया था, और वे लिंकन को व्हाइट हाउस से निकालना चाहते थे। हम विनाश के कगार पर पहुंच चुके हैं, लिंकन ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर भी हमारे खिलाफ है। मुझे आशा की एक किरण तक नहीं दिखती। दुख और अराजकता के ऐसे भंवर से वे पत्र निकाला था। मैं यह पत्र यहाँ छाप रहा हूँ क्योंकि यह दिखता है कि लिंकन ने कैसे एक उत्पादित जनरल को बदलने की कोशिश की थी, जिसके काम पर देश का भाग्य टिका हुआ था। यह शायद सबसे तीखा पत्र था जो लिंकन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद लिखा था। तब भी आप देखेंगे कि उन्होंने जनरल हुकर की गलतियां बताने से पहले उसकी तारीफ की थी। हाँ, वे बड़ी गलतियां थी, पर लिंकन ने उन्हें वैसे नहीं कहा। लिंकन सुलझे हुए व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे। लिंकन ने लिखा, कुछ चीज़ें हैं जिनके मामले में मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ। यह थी समझदारी और व्यवहार कुशलता। यहाँ जनरल हुकर को लिखा गया पत्र है। मैंने तुम्हें पोटोमेक की आर्मी का मुखिया बनाया है। जाहिर बात है मैंने ऐसा पर्याप्त कारणों से किया है। फिर भी तुम्हारे हित में मैं बताना चाहूँगा कि मैं तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि तुम एक बहादुर और कुशल सैनिक हो, जो मैं पसंद करता हूँ।
मेरा यह भी विश्वास है कि तुम अपने पेशे में राजनीति का मिलाप नहीं करते, जो एक अच्छी बात है। तुम में अपने आप में विश्वास है, जो एक अच्छा गुण है, भले ही अनिवार्य न हो। तुम महत्वाकांक्षी हो, जो सीमित मात्रा में भला करता है, नुकसान नहीं। पर मुझे लगता है कि जनरल बर्नसाइड के आर्मी के कमांड के दौरान तुमने अपनी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा महत्व दिया और उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की, जो देश और एक अति प्रभावशाली और माननीय भाई जैसे ऑफिसर के साथ गलत व्यवहार है। मैंने विश्वास करने योग्य तरीके से सुना है कि तुम हाल में कह रहे थे कि आर्मी और सरकार को एक तानाशाह की ज़रूरत है। जाहिर है इस कारण से नहीं, बल्कि इसके बावजूद मैंने तुम्हें कमांड दिया है। केवल वही जनरल तानाशाह बन पाते हैं जो सफल होते हैं। अगर तुम मुझे मिलिट्री सफलता देते हो तो मैं तानाशाही का खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। सरकार तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से सपोर्ट करेगी, जो अब तक अपने कमांडरों के लिए किए गए और किए जाने वाले काम से न ज़्यादा है और न कम है। मुझे डर है कि तुमने आर्मी में अपने कमांडर की आलोचना करके उनके विश्वास को चोट पहुंचाकर जो भावना डाली है वह तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। मैं इसे खत्म करने में तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। न तो तुम और न ही नेपोलियन, अगर वह जिंदा होता, ऐसी भावना से भरी आर्मी से कोई लाभ उठा पाता। इसीलिए अपने बर्ताव से सावधान रहो, अपने बर्ताव से सावधान रहो, लेकिन अपनी ऊर्जा और अथक बहादुरी से जीत हासिल करो। आप न तो कॉलेज हैं, न मैकिनले हैं और न लिंकन हैं। आप जानना चाहते हैं कि यह फिलॉसफी आपके रोज के बिजनेस संपर्कों में काम देगी या नहीं, है ना? तो देखते हैं। फिलाडेल्फिया के वर्क कंपनी के एलपीयूबी गांव के मामले में देखते हैं। वर्क कंपनी ने एक निश्चित तिथि तक फिलाडेल्फिया में एक बड़े ऑफिस को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिल्डिंग लगभग बन चुकी थी। तब अचानक बिल्डिंग के बाहर कांसे की शोभा वस्तु बनाने वाले सहायक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा। क्या? एक पूरी बिल्डिंग रुक गई। इतना नुकसान, इतनी परेशानी सिर्फ एक आदमी के कारण। लंबी दूरी की फोन कॉल, बहस, गहमा गहमी की बातें सब बेकार गई। तब मिस्टर गांव को न्यूयॉर्क भेजा गया ताकि वे कांसे के शेर को उसके घर से काबू कर सके। क्या आपको पता है कि आपके नाम का ब्रुकलिन में एक ही आदमी है? मिस्टर गांव ने सहायक कॉन्ट्रैक्टर के प्रेसिडेंट से मुलाकात होते ही तुरंत कहा। प्रेसिडेंट चकित हो गया। नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मिस्टर गांव ने कहा, जब मैं सुबह ट्रेन से उतरा, मैंने टेलीफोन बुक में आपका नाम खोजा और ब्रुकलिन की फ़ोन बुक में आपके नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति है। मैं नहीं जानता था, सहायक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा। उसने फ़ोन बुक को दिलचस्पी से चेक किया। हाँ, यह थोड़ा अनोखा नाम है, उसने गर्व से कहा। मेरा परिवार हॉलैंड से आया और 200 साल पहले न्यूयॉर्क में बस गया। वह अपने परिवार और पूर्वजों के बारे में कई मिनटों तक बात करता रहा। जब वह चुप हुआ तब मिस्टर गांव ने उसके बड़े प्लांट की तारीफ की और अन्य प्लांटों से उसकी तुलना की। यह अब तक की सबसे साफ और अच्छी घासे की फैक्ट्री है जो अब तक मैंने देखी है, गांव ने कहा। मैंने इस बिजनेस को बनाने में पूरा जीवन लगा दिया है, सहायक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, और मुझे इस पर गर्व है। क्या आप मेरी फैक्ट्री देखना चाहोगे? निरीक्षण के दौरान मिस्टर गांव ने फैब्रिकेशन के सिस्टम पर उसकी तारीफ की और बताया कि उसका सिस्टम उसके प्रतियोगिताओं से बेहतर क्यों है। गांव ने कई अनोखी मशीनों की भी तारीफ की और सहायक कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कई मशीनों का आविष्कार उसने खुद किया है। उसने गांव के लंबे समय तक दिखाया कि वे मशीनें कैसे काम करती हैं और वे कितना अच्छा काम करती हैं। फिर वह मेहमान को लंच पर ले जाने का निवेदन करने लगा। अब तक ध्यान दीजिए, गांव के आने के मूल उद्देश्य पर एक शब्द भी नहीं कहा गया था। लंच के बाद सहायक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अब काम की बात करते हैं। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा मिलना इतना आनंदपूर्ण होगा। आप फिलाडेल्फिया जा सकते हैं और आपको मेरा वादा रहा कि आपका सामान बनकर आप तक पहुँच जाएगा, भले ही बाकी ऑर्डर का इंतजाम करना पड़े। मिस्टर गांव को यह सब मिला जो वे चाहते थे, वह भी बिना मांगे। सामान समय पर पहुंचा और बिल्डिंग उस दिन तैयार हुई जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में उसके तैयार होने की बात हुई थी। क्या यह संभव हो पाता अगर मिस्टर गांव ने अन्य अवसरों पर इस्तेमाल होने वाला हथौड़ा मार तरीका अपनाया होता? फोर्ट मोमाउंट, न्यू जर्सी फेडरल क्रेडिट यूनियन के ब्रांच मैनेजर डोरोथी रुबेल्स्की ने हमारी क्लास में बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक कर्मचारी को ज़्यादा सक्षम बनाने में मदद की। हमने एक लड़की को टेलर ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया
उसका ग्राहकों से कांटेक्ट काफ़ी अच्छा था। वह सारे लेन देन को काफ़ी अच्छी तरह से कर लेती थी, लेकिन समस्या दिन के अंत में उठती थी जब बैलेंस करने का समय आता था। हैंड टेलर मेरे पास आया और उसने सलाह दी कि मुझे इस लड़की को निकाल देना चाहिए। उसके कारण सभी को रुकना पड़ता है क्योंकि वह बैलेंस करने में बहुत धीमी है। मैंने उसे कई बार बताया पर वह समझती नहीं है, उसे जाना होगा। अगले दिन मैंने देखा कि वह काफ़ी तेजी और सही ढंग से काम कर रही थी। चाहे बात रोज के लेन देन की हो या ग्राहकों के व्यवहार की, वह सभी से काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। मुझे यह पता लगाने में समय नहीं लगा कि उसे बैलेंस करने में देर क्यों हो रही थी। ऑफिस बंद होने पर मैं उससे बात करने गई। वह नर्वस और परेशान थी। मैंने ग्राहकों से अच्छी तरह पेश आने के लिए उसकी तारीफ की और काम में उसकी रफ्तार और सटीकता पर उसकी प्रशंसा की। तब मैंने उससे कहा कि हमें केस ड्राइवर्स में बैलेंस करने के तरीके को फिर से देखना चाहिए। जब उसे लगा कि मेरा उसमें विश्वास है, उसने मेरे निर्देशों को माना और जल्द ही सही तरीके में दक्ष हो गई। उसके बाद से हमें उससे कोई शिकायत नहीं रही। प्रशंसा से शुरू करना वैसा ही है जैसे डेंटिस्ट अपना काम नोवोकेन से करता है। मरीज को छेद का सामना करना पड़ता है पर नोवोकेन दर्द कम कर देता है। एक लीडर इस्तेमाल करेगा। तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरू कीजिए।